लेट्स आई थिंक स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है, अगेन टैक्स यूके, राइट? यूके टैक्स हम पढ़ेंगे। टैक्सेशन का जो पेपर है, फॉर्मेट्स वगैरह पे हम जाते हैं। पहले आप इसकी इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड कर लें कि सर, एसीसीए के एसीसीए जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू इन योर लाइफ। एसीसीए के अंदर एक फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, आप किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में अकाउंट्स वगैरह बनाओ। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आप पैसे को मैनेज करो। फिर एक एसीसीए की फील्ड है ऑडिट, कि आप ऑडिटर बन जाओ। इसी तरह एक एसीसीए की फील्ड है जिसमें आप एडवाइजरी एडवाइजरी की तरफ चले जाओ, बिजनेस एडवाइजर बन जाओ आप। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अकाउंटेंट्स की लाइफ की फील्ड है, विच इज कॉल्ड टैक्सेशन के अकाउंट्स के बाद एक अलग फील्ड है जिसको कहा जाता है टैक्स प्रैक्टिशनर। या आप ये सब्जेक्ट पढ़ के किसी टैक्स स्पेसिफिक, जो टैक्स की जो मसले मसाइल हैं, जो टैक्स की कैलकुलेशंस हैं, इसको आप ओवरसी कर रहे हो। तो ये भी बहुत एक हाईली पेड जॉब है, इंपॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअल के टैक्स कैलकुलेट करना, कंपनीज के टैक्स कैलकुलेट करना, तो टैक्सेशन की फील्ड के अंदर टैक्स प्रैक्टिशनर बनते हो आप, कंसल्टेंट बनते हो, जिसको कहा जाता है टैक्स कंसल्टेंसी। तो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली इस पेपर की इंपॉर्टेंस डे बाय डे अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी जो यूके टैक्स फॉर्म्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सारी जो यूके टैक्स फॉर्म्स हैं, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। मीन यूके क्लाइंट है, टैक्स यूके का अप्लाई होता है उनपे, लेकिन उनका काम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के लोग करें, क्योंकि पाकिस्तान इज अ चीप, यहाँ पे तो जो आपका लेबर है वो थोड़ा सा चीप, सस्ती है वहां पे, राइट? तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि वहां पे यहाँ पे आवाम के लिए वो जो अमाउंट है ना, तो वो बहुत कम है। तो इसलिए लेबर सारा यूके टैक्स का काम यहाँ से कर रहा है। तो इसलिए टैक्स के पेपर के बाद आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाती है यूके टैक्स में। एंड ऑल्सो दे आर हाईली पेड एज वेल। मीन नॉर्मली इंटर्नशिप 10,000 15,000 तक होती है, पर ये आपको 25 से 35,000 तक पे स्टाइपेंड पे करें। लेकिन एक ट्रैप भी है, बताइए, ये एक ट्रैप भी है जिसमें आजकल का बच्चा एसीसी का फंस रहा है कि यार एसीसी मतलब कुछ पेपर पास किए, यूके फॉर्म में टैक्स फॉर्म में काम कर देता हूँ, पैसा जल्दी, पैसे ज्यादा आएंगे, लेकिन उस चक्कर में पेपर फिर फेल होते जाते हैं। आपका प्राइम पर्पस आप अपने करियर में याद रखना, जब आप पेपर कर रहे हो ना, तब आपका पर्पस पैसा अर्न करना, तब आपका पर्पस है स्किल लर्न करना। आया उन स्किल्स के लिए आपको कितनी पेमेंट मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही, दैट डजेंट मैटर। कभी भी स्किल्स लर्न करने के ड्यूरेशन में पैसों को थर्ड प्रायोरिटी देना। स्किल्स लर्न, एक बार स्किल सीख लिए ना, फिर आप उस एम्प्लॉयर को कहना, भाई अब स्किल्स नहीं, स्किल सीख लिए, अब मुझे पैसा। इनिशियल डेज में कभी भी पैसा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, पैसे की बेसिस पे आप अपना टारगेट साइड मत करें। क्यों? उसमें ट्रैप है ना। बहुत सारे बच्चे 25-30 हजार 35,000 में फंस जाते हैं, काम वो 25-30-35,000 का नहीं करवा रहे। काम वो जो आपसे 25-30 हजार पे एक क्लाइंट पे काम करवा रहे हैं, उस एक क्लाइंट से वो मे पे 2-3 हजार पाउंड चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी वो उसे अमाउंट चार्ज कर रहे हो, वो पेज आगे चलाते रहो। तो अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने सर। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि सर कोर्स कंटेंट क्या है इस पेपर का, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करना। टैक्स के पेपर का पर्पज ही यही है, आपने टैक्स कितना पे करना है ये कैलकुलेट करना सिखाना। अब इसके अंदर टैक्स पेयर दुनिया में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, एक होते हैं कॉर्पोरेट। एक होते हैं इंडिविजुअल और एक होते हैं कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल, बाय वर्ड इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला बंदा। कॉर्पोरेट में वर्ड आ जाता है कंपनीज, कॉर्पोरेट में कौन आ जाता है? कंपनीज। एक इंडिविजुअल पे करना होता है, दूसरा कंपनीज ने टैक्स पे करना होता है। अब प्लीज कोर्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक इंडिविजुअल, अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उस पे उसने टैक्स देना है, इनकम टैक्स।
कौन सा टैक्स देना है? और वही इंडिविजुअल अगर कोई एसेट सेल कर रहा है, एसेट सेल कर रहा है और उसको गेन आ गया है, तो उसने टैक्स देना है कैपिटल गेन टैक्स। उसी इंडिविजुअल को अगर कोई इंडिविजुअल एसेट इनहेरिट कर रहा है तो इनहेरिटेंस टैक्स। जो स्टेट है, जो इवेंचुअली उस ग्रैंड पेरेंट के अगेंस्ट जितने भी एसेट्स पड़े हैं वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाते हैं, उस पर भी टैक्स, इनहेरिटेंस है। ड्यूरिंग लाइफ एक अकेला बंदा कोई इनकम अर्न करे, जैसे फॉर एग्जांपल आई अर्निंग करंटली सैलरी ना, मैंने सैलरी पे जो टैक्स। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एक इंडिविजुअल की सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है? एक इंडिविजुअल बंदा एम्प्लॉय है तो उसकी कौन सी इनकम है? एम्प्लॉयमेंट इनकम है। एम्प्लॉयमेंट इनकम, अगर वो अपना बिजनेस चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सोल ट्रेडर, ट्रेडिंग प्रॉफिट। फिर अगर एक इंडिविजुअल रिटायर्ड है तो उसकी पेंशन इनकम, यस पेंशन पे भी टैक्स है। फिर अगर एक बंदा कोई प्रॉपर्टी किराए पे लगाई हुई है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे एक इंडिविजुअल है जिसका काम ही प्रॉपर्टी रेंट आउट करना है, प्रॉपर्टी इनकम। फिर अरसलान ने अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए, इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर भी इनकम टैक्स। जहां से भी इनकम अर्न कर रहा है, बाबर ने किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, उस पर डिविडेंड आ रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल का जिस जहां इनकम आती है उसमें इसने टैक्स पे करना है, कौन सा टैक्स है? इनकम। लेकिन वही इंडिविजुअल जब कोई एसेट सेल करता है, एसेट सेल कर रहा है, गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे कौन सा टैक्स देना है? कैपिटल। हाँ, लॉस में रिलीफ मिलता है, यस। अगर गेन पे आप टैक्स दे रहे हो तो लॉस पे आपको रिलीफ मिलता है। मतलब ये यूं है कि एक ही टैक्स ईयर के अंदर हम आपने दो एसेट बेचे, 10,000 का गेन आया, एक एसेट पे 2,000 का लॉस आ गया, तो नेट गेन्स पे टैक्स देगा, 10,000 माइनस 2,000, जो नेट गेन्स है ना उस पे टैक्स देगा। एग्रीड? ओके, तो प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करना, कितने टैक्स हैं हमारे कोर्स में इंडिविजुअल के। एक अकेला बंदा अगर इनकम अर्न कर रहा है, कोई एसेट सेल कर रहा है, कोई एसेट इनहेरिट हो रहा है, तो ये टैक्सेस हो गए। फिर आ जाओ आप कंपनीज पे। कंपनीज के केस में पता क्या है? कंपनीज चाहे कोई चीज अर्न कर रहे हो, चाहे कोई एसेट सेल करके गेन आया हो, दोनों पे कंपनीज ने एक ही टैक्स पे करना है, विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन टैक्स। अकेले बंदे के लिए तीन अलग टैक्स है। अकेले बंदे ने एसेट सेल किया है, अकेले बंदे ने कोई एसेट फॉर एग्जांपल सेल किया है तो कैपिटल टैक्स। इनकम अर्न की है तो कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपनी, कंपनी के, एक कंपनी है ना, इट्स अ लीगल एंटिटी है, तो उस कंपनी ने कोई इनकम कमा रही है, कोई एसेट बेच रही है, कोई भी चीज है, इवेंचुअली उसके नेट ऑफ करके टोटल प्रॉफिट्स निकालते हैं और उसमें कौन सा टैक्स करता है? कॉर्पोरेशन। तो चार टॉपिक तो आपके कोर्स में ये है। हाँ, सब सब पे, जो भी कंपनी को रॉयल्टीज मिल रही है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी, जो भी इनकम है, उस पर कौन सा टैक्स पे करना है? कॉर्पोरेशन। फिर आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस चला रहा है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस है, एक टैक्स है जिसका नाम क्या है? सेल्स टैक्स, या जिसका दूसरा नाम क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। एक ये टॉपिक है आपके कोर्स में। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक टॉपिक है वैट, कि जब आप बिजनेस रजिस्टर्ड हो ना, तो आप कस्टमर को, फॉर एग्जांपल आई एम रजिस्टर्ड बिजनेस, आई एम सेलिंग दिस रिमोट, ये आप, यू आर सेलिंग, मतलब अपने पास रखो, यू आर सेलिंग, यू आर लेट्स से सेलिंग दिस रिमोट्स, तो मैं आपको सेल कर रहा हूँ ना, मैं बिजनेस हूँ, इस रिमोट पे मैंने आपसे टैक्स लेना है, लेकिन ये टैक्स मेरी इनकम नहीं है, आपसे लेके एफबीआर को, एचएमआरसी को।
जो भी बिजनेस चीजें सेल कर रहा होता है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जीएसटी, तो इन आसान वर्ड्स, आप कौन सा टैक्स एक पे करते हो? वैट। ये आपके कोर्स टॉप इस स्पेसिफिक सिलेबस के अंदर दीज आर द 5 टॉपिक्स। इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, एंड लास्ट टैक्स है आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स। क्या ये बात समझ आ रही है? अब जरा प्लीज गौर से मेरी बात सुनना, मैं जरा दोबारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। दुनिया में टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स होता है? और एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो है जो डायरेक्टली आपने एचएमआरसी को पे करना है, जो एचएमआरसी को आपने खुद डायरेक्टली पे करना है। इसके अंदर एक आ जाता है आपके पास, इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट रेवेन्यू टैक्स, एक डायरेक्ट कैपिटल टैक्स। प्लीज अंडरस्टैंड करना, इससे हर पेपर में 2 नंबर का एमसीक्यू आता है। ये जो चीज अभी सिखा रहा हूं, अभी मैं पेपर पैटर्न वगैरह पे नहीं गया, मैं जस्ट आपको सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सिलेबस के अंदर भी ये जो एरिया सिखा रहा हूँ, इससे एक एमसीक्यू आता है। सर, टैक्स दुनिया में दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की कोई फर्दर टाइप नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल्स है वैट। मुझे बताओ, ये जो रिमोट आपने मेरे से लिया, क्या आपने इस पे टैक्स दिया? क्या आपने डायरेक्टली एफबीआर को दिया, बिजनेस को दिया? और बिजनेस ने आगे किसको जमा करवाया? तो मीन की इज दैट डायरेक्ट टैक्स फॉर यू या इज दैट इनडायरेक्ट टैक्स? एग्री? बट आपकी सैलरी पे जो आपने टैक्स पे करना है, आपने जो अपनी अर्निंग पे टैक्स पे करना है, वो तो डायरेक्ट है। आपने जो एसेट बेचा है, उस पे जो टैक्स पे करना है direct। लेकिन इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल में क्या फर्क? आपकी जो अर्निंग पे टैक्स लगता है ना, उसको कौन सा टैक्स कहा जाता है? और जो आपके एसेट्स पे टैक्स लगता है, तो कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा कौन सा टैक्स है? इनहेरिटेंस। ये दो इसकी एग्जांपल है। लेकिन इनकम टैक्स, वो तो अर्निंग पे लगता है। मतलब पहले मैंने आपको सिखाया कि अकेले बंदे ने कौन कौन से टैक्सेस देने हैं। अब आप बात को अंडरस्टैंड करें, वो डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन डायरेक्ट के अंदर कौन सी टाइप है? डायरेक्ट रेवेन्यू और डायरेक्ट। जो कैपिटल टैक्स है वो एसेट पे लगता है, एसेट के सेल पे, एसेट के ट्रांसफर पे। लेकिन रेवेन्यू टैक्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है? रेवेन्यू टैक्सेस का वो डायरेक्ट इनकम टैक्स है इसमें। सेकेंडली, अच्छा अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कंपनी अपनी इनकम पे भी कॉर्पोरेशन टैक्स देती है, कंपनी अपनी एसेट सेल करे उस पर भी कॉर्पोरेशन देती है। तो बताओ कॉर्पोरेशन टैक्स इन दोनों में से कहां फॉल करेगा? सोचो जरा, सोचो। कम, मैंने क्या बोला, जो बंदा इनकम अर्न कर रहा होता है, जो अर्निंग है, उस पर टैक्स लगता है कौन सा है? जो एसेट सेल करेगा उसमें कौन सा टैक्स है? कैपिटल। कंपनी चाहे जो कमा रही है इनकम, और जो कंपनी एसेट बेच के भी पैसा कमा रही है, दोनों में कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन टैक्स किस कैटेगरी में फॉलो? दोनों में। क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स बाय नेचर रेवेन्यू भी है, और कॉर्पोरेशन टैक्स बाय नेचर कैपिटल भी है। अर्निंग होती रेवेन्यू और हाँ वही ना, बात वही है कि ये तो एक ड्यूल इसमें है बैलेट से, तो कॉर्पोरेशन टैक्स दोनों में फॉल करता है। तो कहीं आ जाए ना कॉर्पोरेशन टैक्स का, तो आपने बोथ ट्रैक करना होगा, बोथ। फिर यूके के अंदर एक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का। यूके के अंदर बाय लॉ आपको रिक्वायर्ड होता है नेशनल इंश्योरेंस में कॉन्ट्रीब्यूट, ये मैंडेटरी है। हम अक्सर पढ़ते हैं ना डेवलप कंट्रीज में कि एजुकेशन सर्विसेज फ्री है, आपकी मेडिकल सर्विसेज फ्री है। तो वो फ्री नहीं है बेसिकली, वो आपके पैसों से आपको ही सर्विसेज देते हैं। बस ये है कि उसमें आपको उस तरह कोई डायरेक्टली फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। जो बंदा जितने पैसे कमा रहा है ना,
उसकी एक फिक्स परसेंटेज है, उतनी अमाउंट उसने कॉन्ट्रीब्यूट। जैसे असलान यूके में 50,000 पाउंड कमा रहा है, तो इसमें उस पर 12% है। फॉर एग्जाम्पल अहमद 70,000 कमा रहा है, तो 50,000 पे 12%, उस ऊपर वाली 20,000 अमाउंट पे 2%। एक डमी डेटा दे दो कि आपने अपनी अर्निंग के हिसाब से एक फिक्स परसेंटेज है जो इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करनी है, और उन पैसों से, वो आपके पैसे हैं, उन्हीं से आपको बेसिक गवर्नमेंट सर्विस, तो वो भी तो टैक्स ही हुआ ना, वो भी तो देखा जाए टैक्स है ना, लेकिन वो किस पे लग रहा है? आपकी अर्निंग पे। मैंने क्या बोला? अर्निंग का सर्टेन परसेंटेज। तो बताओ क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन क्या ये रेवेन्यू है या कैपिटल? क्या एसेट्स पे लग रहा है ये? आपकी अर्निंग की परसेंटेज। तो फिर कौन सा हुआ ये भी? तो एनआईसी भी इधर आता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। नहीं, लॉ कहता है जब तक आप उसे, ये हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, टैक्स वाले रिवेन्यू अगर आपको, टैक्स वाले कहते हैं जब आप बेचोगे, रियलाइज हो गया ना, तब टैक्स। यहां तक क्लियर है बात? तो सर, अब आपके कोर्स में ये वो एरिया है, अकेले बने हैं। अब अगर मैं आपको पूरा समराइज, मैं एक इंडिविजुअल, मैंने यूके टैक्स, यूके में रहता हूँ, यूके टैक्स देना है, सही है? मैं कोई भी इनकम कमा रहा हूँ, मेरी कितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, एम्प्लॉय भी हूँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पार्ट टाइम में अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी चला रहा हूँ 5 बजे के बाद, ट्रेडिंग प्रॉफिट, सही है? फिर मेरी प्रॉपर्टी भी एक दो रेंट पे दी हुई है, प्रॉपर्टी इनकम, बैंक में पैसा रखा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, डिविडेंड इनकम। जितनी भी मेरी सोर्सेज ऑफ इनकम है, उसमें मैंने टैक्स देना है, कौन सा? इनकम टैक्स। एज ए इंडिविजुअल मैंने कोई एसेट सेल किया, कैपिटल गेन टैक्स। एज ए इंडिविजुअल मुझे कोई एसेट इनहेरिट किया हुआ है, इनहेरिटेंस टैक्स। लेकिन अगर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो कोई इनकम भी कमा रही है, कोई एसेट भी बेच रही है, कुछ भी कर रही है, कौन सा टैक्स पे करेगी? हमेशा। सही है? यहां तक क्लियर हो? फिर एक टॉपिक है वैट, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एचएमआरसी कहता है कि जब भी आप चीजें सेल करते हैं, गवर्नमेंट का राइट होता है ये टैक्स भी अगेन आप पे, ये गवर्नमेंट का इनकम, गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू या सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की ना, वो टैक्स है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बार बार इमरान खान इस चीज को इंकरेज कर रहा था कि टैक्स के सिस्टम को अच्छा हो, क्योंकि जब तक लोग टैक्स नहीं देंगे, पैसा नहीं आएगा, तो आपकी कंट्री चल ही नहीं सकती। कंट्री कोई बेसिक सर्विसेज देने के लिए कंट्री के लोगों ने ही कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब हमारे यहाँ ये अलग कॉन्सेप्ट है कि आया उस कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे किया जाता है, दिस इज समथिंग नहीं पड़ेगा। ऑल्सो दुनिया के अंदर जो कंट्रीज डेवलप है ना, उनका मेजर रीजन सबसे बड़ा ये है कि दे हैव अ प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर, दे हैव अ प्रॉपर, लेट्स से, लॉज एंड अथॉरिटीज, या प्रॉपर लेट्स से चेक एंड बैलेंस या स्क्रूटनीज है कि वो टैक्स के पैसे को सही से। एग्रीड हो गया? चलें। अब सर आते हैं पेपर पैटर्न पे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैंने आपको कोर्स का ओवरव्यू दे दिया। फिर इसके अंदर एक टॉपिक मैंने लिखा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी कोर्सेज है ना, जितने भी टैक्सेस है, सॉरी, इनकी आपको एडमिनिस्ट्रेशन आनी है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इनकम टैक्स कैलकुलेट करना इज वन ऑफ एस्पेक्ट, पे कब करना है इसकी ड्यू डेट बता होनी चाहिए। क्या ये इकट्ठा पे करना है इंस्टॉलमेंट्स में? कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट किया, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की ड्यू डेट क्या होगी? कॉर्पोरेशन टैक्स आपने कैलकुलेट किया, इसकी ड्यू डेट क्या होगी? वैट के अंदर रजिस्टर कब करवाना है? इस तरह के सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, वो भी तो ऐसे कंसल्टेंट करने चाहिए। आप जैसे अज्यूम करो बाबर में मैं कंसल्टेंट हूँ, बाबर ने कहा सर मुझे इनकम टैक्स ना, मेरी इतनी सैलरी है, सर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करके। मैंने कैलकुलेट करके दिया, लेकिन बाबर ने साथ ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, सर ये बताओ पे कब करना है? तो एज ए कंसल्टेंट मुझे ये बातें पता होनी चाहिए ना कि ड्यू डेट्स क्या होंगी, ड्यू डेट्स कब होंगी, क्या इकट्ठा पे करना है, अगर तुमने इकट्ठा नहीं पे किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पेनल्टीज क्या होंगी, इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप अंडरस्टैंड करो, बेहतरीन एक पैकेज है ये टैक्स का कोर्स, जिसमें आपको कैलकुलेशंस भी सिखाई जाएंगी, ये भी सिखाया जाएगा किन चीजों पे टैक्स अप्लाई होता है, किन पे नहीं अप्लाई होता।
फिर इनके प्रोसीजर क्या है, एचएमआरसी के साथ डीलिंग कैसे करनी है। रिटर्न सबमिट होते हैं ना, हमारे पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न कहा करते हैं, तो रिटर्न सबमिट होता है, उस रिटर्न के अंदर सारी डिटेल होती है। एग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, मैं जो टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, मैं जो टैक्स कंसल्टेंट हूं, मुझे बताओ एज ए टैक्स कंसल्टेंट क्या मेरी ड्यूटी टूवर्ड क्लाइंट है। अगर आप मेरे क्लाइंट हो तो मेरी ड्यूटी है ना कि मैं आपका काम अच्छे से करूं। आई ऑल्सो ओ द ड्यूटी टू द HMRC एज। मैंने आपको किसी गलत काम के लिए असिस्ट नहीं करना, एथिक्स का खास ख्याल रखना। हमारे यहाँ अगेन हमारे यहाँ वर्ड यूज करना पड़ता है एशियन कल्चर में, टैक्स प्रैक्टिशनर और अकाउंटेंट। अगर मैंने बोला ना 3-4 लोग अगर ये दुनिया में सीधे हो जाए ना तो दुनिया में सारे मसले बताए। एक अकाउंटेंट, सबसे पहले तो अकाउंटेंट वाले क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं, फिर रही के सही कसर टैक्स वाले बता देते हैं लूप होल्स कि ऐसा नहीं ऐसा करो तुम्हारा टैक्स सेव हो जाएगा। गलत तरीका, एक होता है लीगल तरीका, एक कॉन्सेप्ट है टैक्स इवेजन और एक है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइड ही लीगल वे से, जैसे फॉर एग्जांपल यूके टैक्स के अंदर कॉन्सेप्ट है स्पाउस का, कि आप अपनी इनकम स्पाउस के नाम ट्रांसफर कर दो। लीगल तरीका है जिससे आप अपनी, लीगल तरीका है जिससे आप अपना टैक्स कम कर सकते हो लीगल तरीकों से, दैट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। इलीगल वे से, मैं असलान का कंसल्टेंट हूं, मैं इसे कह रहा हूं यार तुम ना जानबूझ के ना अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें शेयर ही नहीं करो, तो इसका मतलब है मैं टैक्स इवेड कर रहा हूं, धोखा। एंड टैक्स इवेजन इज अ क्राइम, आई रिपीट इट इज अ क्राइम। और एक और बात सुने, मेरी बात 2-3 बातें क्लास में करूंगा, इससे एक एमसीक्यूज बनते हैं, सुने। फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका कंसल्टेंट, मुझे पता चल गया कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, तो बताओ एज ए कंसल्टेंट मुझे आपको क्या उसमें असिस्ट करना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। नॉर्मली आपको रोकना चाहिए ना। पाकिस्तानी उसको ब्लैकमेल करते हैं कि यार ये चीज तुमने कर तो ली है, गलत है, लेकिन तुम इतना पैसा दोगे ना तो मैं सही करूँ। तो हमारे यहाँ उस सामने वाले को पहले थोड़ा सा लॉक किया जाता है, परेशान। ऑल्दो आपका क्या अथॉरिटी लीगल तरीका क्या है, एथिकल तरीका क्या है, कि मैंने अपने उस असलान क्लाइंट को कहना है कि भाई साहब ये जो आपका रिटर्न है ना, इसमें आप ये इनकम 1 लाख बनती है, आप 80,000 शो कर, ये गलत है, प्लीज इसे करेक्ट करें। अब एक ऑप्शन है कि अगर क्लाइंट का इरादा अच्छा हुआ तो क्लाइंट कहेगा लेट्स करेक्ट इट, लेकिन अगर इसका इरादा ही धोखा करना है तो ये कहेगा सर मैं नहीं करता। तो अब मैं इसको कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन करूंगा। मैं कहूंगा देखो अगर तुमने गलत रिटर्न जमा करवाया ना, एक तो तुम्हारे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर इनकरेक्ट पेनल्टी होगी, सही है, इनकरेक्ट पेनल्टी होगी, मल्टीपल इश्यूज होंगे। मैंने इसको कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा जब कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन किए उसके बाद भी भाई नहीं माने, उसके बाद भी भाई नहीं माने, भाई ने कहा कि यार टैक्स बच जाएगा 15,000 का, पेनल्टीज है 4,000 की सब दे देंगे। ये भी हमारे टैक्स रूल्स और लूप होल्स ऐसे हैं ना, टैक्स के लूप होल्स बड़े मजे के हैं। एक बहुत बहुत पुराना एक बड़ी एक मजे की स्कीम है, एमएसटी स्कीम उसको कहा जाता है, बहुत मजे की वो स्कीम है कि दुनिया में लोगों को, अथॉरिटीज है ना एक माइंड गेम खेली, अथॉरिटीज ने लोगों को कहा कि तुम्हारा जितना भी बैक मनी है ना, बैक मनी उसे शो करवाओ, उस पे तुम टैक्स दे दो, फॉर एग्जाम्पल 10%। नॉर्मल अगर वो शो करवाते ना, नॉर्मल 30% था, अभी कितना है, और स्पेशल ये ना, लोगों ने कहा यार ये तो सही है। अब उनको ये नहीं पता था कि उसके जरिए जितने लोगों ने ये काम किया उनकी अगेंस्ट और अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू। मतलब ये तो 10% टैक्स ले लिया, लेकिन बाद में सोच कर भी ले। लेकिन बहरहाल सुनो बात, मैं बात क्या कर रहा था, पहला काम है मैंने अपने क्लाइंट को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। अगर उसके बाद भी वो मेरी बात नहीं मानता तो एज ए कंसल्टेंट मुझे रिजाइन करना, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना, वरना आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे। इदारा तो यही समझेगा ना कि इनका एजेंट ये, इनका कंसल्टेंट ये, तो आपको रिजाइन करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, ये जब मैं रिजाइन करूंगा तो क्या मुझे एचएमआरसी को बताना है, एचएमआरसी को बताना है ना आपके बाद में असलान का कंसल्टेंट, लेकिन क्या रीजन बताना है।
हाँ भाई, वेरी गुड। रीजन आपने एचएमआरसी को नहीं बताया, क्यों? आपने सिर्फ एचएमआरसी को ये कहना है कि सर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम नॉट असिस्टिंग, आई एम नॉट एक्टिंग एज अ कंसल्टेंट फॉर असलान। रीजन नहीं बताना क्यों, क्योंकि मेरा और असलान का कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट भी तो साइन हुआ है कि इसका डेटा किसी और के साथ शेयर। अब थोड़ा सा कुछ समझो ना कि एचएमआरसी भी तो समझदार है। जब एक कंसल्टेंट किसी क्लाइंट को छोड़ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लाजमी वजह होगी, तो वो जाके करें इन्वेस्टिगेट। और आपने बताना भी नहीं है। अच्छा, ना अपने क्लाइंट को बताना है आपको, मतलब आपने इतना कहना है कि आपके बाद में आपका असिस्टेंट आप रख नहीं हो, बस एचएमआरसी को ये बता दें। क्या ये चीज क्लियर? ओके। दो तीन बातें मैंने और आपने आज की क्लास में बातों बातों में डिस्कशन की है। एक, टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़ा। फिर मैंने और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स एवेजन। फिर मैंने और आपने अभी पढ़ा एथिकल इश्यूज। एग्री? अब मेरी बात गौर से सुने। ये आपको सब नजर आ रहा है ना, दीज आर द टॉपिक्स। पेपर पैटर्न क्या है? 60 नंबर के लिए आपने कोई, फॉर एग्जांपल एक्सेल वगैरह, जिन्होंने एफआर दिया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों का एफआर हुआ है, अगर किसी का टेक्स्ट का पहला पेपर भी है तो नो इश्यू एट ऑल। फॉर 60 मार्क्स, फॉर 60 मार्क्स यू आर नॉट सपोज टू, फॉर 60 मार्क्स यू आर नॉट सपोज टू यूज द एक्सेल एंड वर्ड कैलकुलेटर का काम। 15 MCQs है, 3 OT केस होंगे। अब OT केस क्या होंगे? एक सिनेरियो होगा जिसमें से आपने 5 MCQ। सही है? 15 MCQs कोर्स के किसी भी एरिया से आ सकते हैं। लेकिन इन 3 OT केसेस का ना बड़ा फायदा ये है कि एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ है, मतलब जो नॉर्मल पैटर्न ट्रेंड चल रहा है ना, इन 3 OT क्यूज में से ये 3 टॉपिक से आते हैं। एक विल बी फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा विल बी फ्रॉम IHT, थर्ड फ्रॉम वैट। तो इसका मतलब है आपको सेक्शन बी ऑलरेडी पता है कि इन टॉपिक से आना है। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है पहला OTQ वैट का हो, दूसरा हो सकता है CGT का हो, तीसरा हो, बस आना इनसे। सेक्शन ए और बी के लिए आपने जस्ट क्या यूज करना है? कैलकुलेटर एंड रफ शीट। लेकिन 40 नंबर आपने कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंटेशन। आप मेरी बात अंडरस्टैंड करें, रियल लाइफ केसेस आपको पहले करवाए जा रहे हैं। ये जो सेक्शन सी 40 मार्क्स है ना, इसको लॉन्च करने का ACC का पर्पस है। पर्पस क्या है? कि रियल लाइफ में आपके पास क्लाइंट आएगा अपना डेटा लेके, कहेगा यार मुझे अपनी इनकम कैलकुलेट करके, मुझे मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी बताओ। कोई कंपनी आपसे राब्ता करेगी एज ए कंसल्टेंट कि हमें हमारी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बताओ। रियल लाइफ काम होगा ना। अब आपने वो सारा काम उसको एक्सेल पे करके देना कि सर आपके ये इनकम है, ये चीजें, ये लायबिलिटी हो गया। तो आपसे वो रियल काम 0.001% थोड़ा आपको अभी अभी स्टूडेंट लाइफ में करवाएगा। जो आपने रियल लाइफ में काम करना है उसका थोड़ा बहुत, कोई 1% काम आपसे वो अभी करवाना शुरू कर रहे हैं कि यार बच्चा जाके वहां पे देखेगा, इससे पहले थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। तो 40 नंबर अब आपने उससे कंस्ट्रक्टेड करवाने, उसने लिखवाने हैं। तो इस लिखवाने के अंदर 40 नंबर के अंदर इसका फॉर्मेट ये, 2 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स, एक 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये हो गए 40। F7 में 2 20 नंबर के थे ना, इधर ये 2 15 नंबर के क्वेश्चन है। और उसमें भी एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ है एक 15 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा, दूसरा 15 नंबर का क्वेश्चन कहां से आएगा। जो पहला 10 नंबर का क्वेश्चन है ना टैक्स प्लानिंग वाला, ये सारे टॉपिक्स का मिक्सचर होता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग का होता है। ये जो 2 15 नंबर के क्वेश्चन है, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। किसी की इंप्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करके देनी है, कंपनी की लायबिलिटी कैलकुलेट करके देनी है। लेकिन ये जो है ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें होता है कि असलान क्या डिविडेंड की फॉर्म में सैलरी ले या नॉर्मल सैलरी ले, दोनों में फर्क क्या है, टैक्स किसमें सेव होगा। टैक्स प्लानिंग, क्या असलान एसेट इकट्ठा बेच दे या इसको पार्ट्स में बेचे।
ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? क्या अरसलान अपनी इनकम अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? टैक्स प्लानिंग, वो तो चलो एक अलग कहानी है ना, वो तो वैसे ही फंसा हुआ है शादी करके, लेकिन टैक्स प्लानिंग सही है। टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो भाई दो 15 नंबर के क्वेश्चन। अब डे वन पे आपको 60 नंबर का पेपर पता है, सब पता है, सही है, ज्यादा कुछ नहीं होना, पता है 60 नंबर का पेपर कहां से आना है। तीन 10-10 नंबर के ओटीक्यूज यहां से आने हैं, और दो 15-15 नंबर की क्वेश्चन यहां से। ओके, अब सर इस पेपर को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा आप में से मेमोरीज याद करने वाली आदत किसकी ज्यादा अच्छी? एक होता है रट्टा लगाना, रट्टा नहीं, मैं रट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ। बात प्रैक्टिस नेचर ना, अगर आपको चीजें मेमोराइज हो जाती है, याद हो जाती है, परफेक्ट पॉलिटिक्स पे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे, सर मैं तो भूल जाता हूँ। एक सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टेक्स्ट का कोई और, टेक्स्ट के अंदर कोई और शॉर्टकट नहीं है। टेक्स्ट के अंदर रटना नहीं है, बार बार चीजें पढ़नी नहीं, प्रैक्टिस करनी। दो फोल्डर्स अपने पास रखोगे लाजमी लाजमी, एक बनाओगे टेक्स्ट की फाइल, एक अपने पास बनाओगे टेक्स्ट की फाइल। टेक्स्ट की फाइल क्या होगी, इसमें आप अपने समरी पॉइंट, समरी नोट्स बनाओगे हर टॉपिक के। जो टेक्स्ट कंसल्टेंट होते हैं ना, आपको अपनी एक समरी ना साथ लेके चलने होते हैं। जो रियल लाइफ टेक्स्ट कंसल्टेंट होते हैं ना, वो अपने पास एक समरी अपनी साथ लेके चलते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है, पुराने दौर में कॉपी फॉर्म में होती है। तो जब भी कोई उन्हें पूछता था, या तो याद होता था, नहीं याद होता था तो वो उसमें से चीजें पढ़ के फौरन बताते। तो एक तो आपने अपनी टेक्स्ट फाइल लाजमी बनानी है जिसमें आप अपने समरी नोट्स बनाओगे। ये काम सबने लाजमी करना है, समरी नोट्स। आई एम नॉट सेइंग कि डिटेल नोट बना ले, समरी नोट। हर टॉपिक की समरी की, अच्छा इसके अंदर ये रूल्स है, इसके अंदर ये रूल्स है, ये रूल्स लिख दिए। नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ड्यूरेशन जो भी चीज आपको भूल रही है, समरी नोट से आप रिकंसाइल कर। डन हो गया। हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे इनकम टैक्स। अब अगर मैं कोर्स की वेटेज की बात करूं, कोर्स की वेटेज की बात करूं, तो सर आपके पास कॉरपोरेशन टैक्स 20%, इनकम टैक्स 30%, अराउंड 12% से लेके 14%, 10 to 12%, 12 to 14%, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 8 to 10%, या 6 to 8 कर लो, या 8 to 10 कर लो, अराउंड ये वेटेजेस। इनकम टैक्स से 15 नंबर का एक लॉन्ग कंफर्म आता है, अराउंड मैं 30 कह रहा हूँ, 30%। लेकिन कोर्स के अंदर ना सबसे ज्यादा चैप्टर इनकम टैक्स के, अराउंड ये 22, 23, 24 चैप्टर्स का, अराउंड 24 चैप्टर्स का ये कोर्स है। अगर मैं बुक की बात करूं या लेट्स से स्टडी वगैरह की बात करूं, तो अच्छे खासे चैप्टर्स हैं। मतलब इनकम टैक्स के अंदर 11 चैप्टर्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स 5 चैप्टर्स पे है, कॉर्पोरेशन टैक्स पे 5 पे है, आईएचटी एक चैप्टर है, वैट के 2 चैप्टर्स हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इनकम टैक्स और उसमें मिला दी साथ ही। पहला टॉपिक हम अपना कल से स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स। सही है। ओके, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे? वेल, रिसोर्सेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एसीसीए का स्टडी हब। मैंने बीपीपी कैपलन किट लिखी है, बस बीपीपी और कैपलन की। क्लास नोट्स आपको मैं साथ साथ देता रहूंगा। सबसे एम्फेसाइज, जो सबसे मेन फोकस आपने करना है, वो आपने किस पे करना है? स्टडी हब पे। स्टडी हब की रीडिंग भी करनी है, स्टडी हब की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस इज द की। और आई रिपीट, टेक्स्ट में बार बार चीजें भूलती हैं। नए टॉपिक को जब भी पढ़ाऊंगा, पुराना टॉपिक आपका
अपनी आदत बना लेना कि रोज 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पुराने टॉपिक पे लाजमी लगाने हैं। डन हो गया? टेक्निकल आर्टिकल्स को अभी नहीं पढ़ना, पेपर से 2 वीक्स पहले। एग्जामिनर रिपोर्ट को 1 वीक पहले। और मेक श्योर करना दिस इज द की, ये जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है ना, इसको मैक्सिमम यूज करो। सारी प्रेजेंटेशन वगैरह आप अपने सिंपल एक्सेल पे मत करो, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ओपन करो। मैं ये एम्फेसाइज करूंगा, मैं कोशिश यही करूंगा कि हम क्लास के अंदर एक्सेल कम यूज करें, अपनी सारी जो प्रैक्टिस वगैरह वो सारी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे करें। जो एसीसी का अपना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है उसको आपने यूज करना है। डन हो गया? ओके। फर्दर इससे अगर मैं और चीजें डिस्कस करूं, नंबर वन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोर्स कंटेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेपर पैटर्न, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी आर सपोज टू यूज। टैक्स का अगला पेपर है एडवांस टैक्सेशन। अगर आपका फ्यूचर में प्लान है एडवांस टैक्सेशन देने का, तो टैक्स की नॉलेज बहुत मैटर करती है एटीएक्स के पेपर को पास करने के लिए। एटीएक्स के पेपर के लिए टैक्स का सारा 60 to 70% नॉलेज यही है, और पेपर भी 60 to 70% टैक्स के एरिया से बनता है। तो जितना आपका टैक्स स्ट्रांग होगा उतना आप कंफर्टेबल फील करोगे एडवांस टैक्सेशन में। एग्री? ओके। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर सपोज टू रिमेंबर, व्हिच इज कॉल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। द कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी एसेंशियल। जब आप किसी जॉब पे जाते हो ना, तो आपको पहले दिन कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया जाता है। 9 to 5 आपने आना है, फॉर्मल आना है, दीज आर द प्रोसीजर्स, दीज आर द वेज। सेम गोज विद क्लास कोड ऑफ कंडक्ट। नंबर वन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जितने भी दुनिया में लॉ के पेपर है ना, जो रूल्स के पेपर हैं, ये बोरिंग होते हैं। मैं आपको खुद कह रहा हूं, जो लॉ के पेपर है ना, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, मीन जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे ऑडिट हो गया, जैसे रिपोर्टिंग हो गया, उसमें बच्चा खुद ही इंगेज होता है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई लॉजिक और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। जो व्हेन इट कम्स टू लॉ, F4 का पेपर हो गया, या व्हेन इट कम्स टू टैक्स का पेपर, दीज आर कॉल्ड रूल्स। तो रूल्स को सुनना, रूल्स को अप्लाई करने में आप ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट हो जाओ। लेकिन रूल को पढ़ना इज द मुश्किल थिंग, कि पहले आपको उस रूल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। भाई 1.5 घंटा है, प्लीज दिन के 24 घंटों में से 1.5 घंटा क्लास को दे देना। अपने बाकी सारी चीजें बाहर रख के आना ना। मतलब वो जो हमारी थॉट्स है ना, जो माइंड में हमारे मसले मसाइल, 15 मसले जो हम इकट्ठे लेके आते हैं इधर, घर पे क्या चल रहा होगा अभी, फिर घर जाके इंस्टा पे रील लगानी है, फिर यार उस दोस्त से बात नहीं की, वो क्या कर रहा होगा। फिर अरसलान और मेरे जैसे बच्चे को ये मसला होता है क्लास में, यार ये आज येलो कलर, ये पिंक कलर, या ये भाई ब्लैक कलर का सूट क्यों पहन के आया हुआ है। मतलब हालांकि एक होता है कोई सेंस नहीं है, लेकिन माइंड में ऐसी चीजें चल रही होती हैं। हकीकत बता रहा हूँ, मतलब इस तरह की चीजें चल रही होती है। अच्छा, फिर मसला मसाइल, कोई लिख रहा है तो वो ऐसा क्यों लिख रहा है। और उस पूरे एक 10 सेकंड 20 सेकंड की थॉट के दरमियान मैं कोई ऐसी बात बोल जाऊंगा जो आप मिस कर जाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई सही वाला फोकस चाहिए होगा इस पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। बहुत सारी बातें जो मैं सिर्फ बताऊंगा ना, उसी से पेपर बनता है। अच्छे से लिसन करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, पार्टिसिपेशन इज द की। सेकेंडली, टाइमिंग्स का खास ख्याल रखना है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, स्ट्रिक्टली फाइन वगैरह होगा। सही है, स्ट्रिक्टली होगा आपसे ऑनवर्ड। 5 मिनट्स का ग्रेस पीरियड है। पंक्चुअलिटी इज द की। भाई मैं ये बात बता बता के एसीसीए के स्टूडेंट्स को बस समझा समझा के थक चुका हूं कि एसीसीए इज नॉट अबाउट, एसीसीए में फेलियर रीजन कोर्स कंटेंट नहीं है। एसीसीए का अगर 100% मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो उसमें से 30% टेस्ट होगा। एसीसीए का एग्जामिनर चाहता है पेपर पास करें, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास अदर नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं है। क्या मतलब है सर? आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल्स नहीं है कि एंजाइटी के साथ कैसे डील करना होता है, डिप्रेशन के साथ कैसे डील करना होता है। बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल्स नहीं है, टेक्निकल स्किल्स नहीं है, पाउंड का साइन कैसे एंटर करना है, एक्सेल में चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करना है, या पेपर के फॉर्मेट में आंसर कैसे करना है। टेक्निकल नॉलेज नहीं है बच्चों के पास।
कोर्स कंटेंट तो साइड में रखो ना, टाइपिंग स्पीड नहीं अच्छी। एक एडवाइस देता हूं, typing.com फ्री का अकाउंट बनाओ, जिंदगी अपनी आसान रखो। typing.com पे प्रॉपर वे में टाइपिंग सिखाई जाती है। हमारे पाकिस्तानी बच्चे क्या कहते हैं, सर मुझे तो टाइपिंग आती है। अच्छा, कौन सी टाइपिंग आती है? गेमिंग वाली। प्रोफेशनल लाइफ में जब आप इस तरह टाइपिंग करोगे ना, सीनियर जो आपकी इज्जत करेगा ना, से सीनियर्स बहुत इस चीज पे यूं समझे कि वो भाई, मैं ऐसे रियल केसेस आपको बहुत सारे बताऊंगा कि सीनियर्स इस चीज से चिढ़ते हैं। आप अपनी सीवी में लिख रहे हो, आई एम प्रो एफिशिएंट एट एक्सेल एट वर्ड, प्रो एफिशिएंट एट टाइपिंग, जब पहले दिन काम करने गए तो पता चला ए और बी ढूंढ रहे हो। तो इस तरह के मसले मसाइल से बचो, ये भाई साइकोलॉजिकल बहुत फायदा देते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरीज बताता हूँ ना, पी सीरीज के जब मैंने पेपर दिए ना, मैं कोर्स कंटेंट मेरा नहीं तैयार होता था, लेकिन पी सीरीज में बाहर बच्चे खड़े होकर ये डिस्कशन कर रहे थे, पेपर पूरा होगा या नहीं होगा यार, टाइपिंग मेरी स्लो है, मुझे ना टेक्निकल चीजें नहीं आती। अब मैं उसमें थोड़ी मेरी ग्रिप थी, तो पेपर नहीं भी आता था ना, मुझे इधर उधर चीजें मैनेज करना आती थी। तो वो बहुत आपको पॉजिटिव साइड होती है, बहुत आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट देते हैं कि यार ये चीजें मुझे आती हैं, जो बाकी जिस चीज से रिगार्डिंग कंसर्न है एटलीस्ट मुझे मेरा वो कंसर्न नहीं है। एग्री? तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब अच्छा, मैंने वर्ड पंक्चुअलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं अक्सर ये बात क्लास में बता चुका हूं कि ऐसे बच्चे जो हो सकता है क्लास में कुछ चीजें ना भी सीख रहे हैं, पंक्चुअलिटी की वजह से पेपर पास हो जाता है उनका। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है सर। पंक्चुअलिटी इज द की। एक बच्ची 2 अटेम्प्ट पहले आई, पेपर दे के आई, टेक्स्ट का, सर मेरा पेपर पक्का फेल है। क्यों? क्योंकि सर मैं कंप्लीट नहीं करके आई, ये नहीं करके, वो नहीं करके। ऑल दो वो जो स्टूडेंट थी ना, शी वॉज रेगुलर, आती थी अपने टाइम पे, मेहनत करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, रेगुलर। शी क्लियर्ड, वो अपना पेपर भी पास हुआ 51 पे। उसके अल्टरनेटिव स्टोरी आपको बताऊं, एक ऐसा स्टूडेंट दैट शी गॉट 98 मार्क्स इन FA2, 96 मार्क्स इन F3। SBR में उसके 80+ मार्क्स आने चाहिए थे, बट शी वॉज नॉट सीरियस इन द क्लास, शी वॉज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, शी वॉज नॉट डूइंग द बेसिक्स, स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया उसने। पेपर क्लियर हो गया, बट शी गॉट ओनली 54 मार्क्स। क्वेश्चन इज नॉट कि भाई कि पेपर पास हो गया है, क्वेश्चन इज कि वो उसकी उसका वो अचीवमेंट उससे अच्छी हो सकती थी। इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड पंक्चुअलिटी। आप फॉलो करें। अल्लाह का एक निजाम है, जहां आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो ना, करते करते वो कब आपको क्रॉस कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जहां पे आप शॉर्टकट्स की तरफ जाओगे, जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, वहां पे फिर मसले मसाइल होंगे। वहां पे फिर आपका, अगेन ऊपर वाले का निजाम है, बार बार गिराएगा, बार बार गिराएगा, कहेगा जब तक पूरी चेकलिस्ट यस नहीं करते ना, तब तक तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। और ये कहानी है इसी से चल रही है ये। और क्लास में डिस्ट्रप्शन अवॉइड करनी है। जो भी मुझे मोबाइल यूज करता हुआ क्लास में नजर आया, क्लास से गायब। 1.5 घंटा यार छोड़ दो ना भाई, पूरे दिन सारा दिन आप अपनी एवरेज आवर्स निकालो, अगर मोबाइल के तो 12-13 घंटे आपका मोबाइल यूज है। तो 1.5 घंटे क्लास में अगर मोबाइल नहीं यूज किया तो कौन से कोई भाग के जा रहे हैं? कोई मसला मुझे बताओ। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को ना बहुत ज्यादा मसला होता है, बहुत ज्यादा मसला होता है कि इधर भी बैठ के इन्होंने अपने वो मसले मसाइल हल कर देते हैं। भाई 1.5 घंटे में अगर वो आपकी जो वर्ड हमारे यहाँ फेमस है, छोटी अम्मी को, अगर उस 1.5 घंटे में आपने नहीं भी जवाब दिया ना तो चलेगा। बी फोकस ऑन क्लास। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप आपका जो बनेगा उसमें आपने क्लास से रिलेटेड कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी। क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ग्रुप में आपने पूछने, उस पर डिस्कशन करनी है। और क्लास के डेकोरम को मेंटेन करना है, दिस द की। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्लास डेकोरम मीन्स अ लॉट। मैंने अगेन बताया है, अगर आप अभी 30 बैठे हुए हो, तो आप 30 में से 25, 30, 29 बच्चे पढ़ने आते हैं, किसी एक की वजह से बाकियों का नुकसान हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं। देखो ये बेसिक चीजें हैं। 1.5 घंटा ये डिसिप्लिन लेके आओ, क्लास के बाद जो अपनी इंजॉयमेंट करनी है, जो करना है, उसको करो। डन? ओके। एनी एनी लेट्स से क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कोई? ओके। 16 दिसंबर 2024 है आज, और मोस्ट प्रॉब्ली आपका पेपर होगा 2 तारीख को, मार्च को। यस। दो नहीं, सॉरी, 4 तारीख को है, सॉरी। अच्छा, 4 तारीख को, F7 वालों का 6 तारीख को, आपका 4 को।
तो सर आज 16 है, 16 फेब तक हम अपना कोर्स भी कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। 16 फेब 2024, 2025, 16 फेब 2025 तक अपना हम कोर्स भी कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस। ये ड्यूरेशन है जिसमें हमने पेपर और ये सारी चीजें अपना कवर करनी है। बहुत प्रोएक्टिव रहना है आपने, बहुत प्रोएक्टिव रहना है, चीजों को साथ साथ लेके चलना है। इस पेपर के अंदर अगर थोड़ा सा भी आपने, ये पेपर एक वाहिद पेपर है टेक्स्ट का जिसमें आपने लेट चीजें एंड पे नहीं रखी, क्योंकि इसमें एक टॉपिक पढ़ाऊंगा 15 दिन बाद वो आपको भूल जाएगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसमें, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस ही इसका एक हल है टेक्स्ट का। जो प्रैक्टिशनर इफेक्टिव बने हुए ना दुनिया में, उन्होंने कोई रटे हुए नहीं है, उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स डील किए हुए हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हुई हुई है। डन हो गया? फर्दर एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन आपका? कोई भी आपकी तरफ से? मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, कोर्स का ओवरव्यू दे दिया है। जी जी सर, बिल्कुल टेस्ट होंगे, इफेक्टिवली 7 7 टॉपिक्स के टेस्ट होंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगे, सैटरडे संडे भी सम टाइम ऑन होते हैं। सही है। जब जब हमें जो जो चीजें, जो जो नेसेसरी चीजें रिक्वायर्ड हुई इन ऑर्डर के आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए, वो सारी चीजें करेंगे। जी जी, क्लास आपकी रूम 9 में ऐसी में ही होगी। अभी तक तो यही इरादा है। तो सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फ्रॉम माय साइड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मजे की जर्नी होगी ये, बहुत मजा आएगा, लर्निंग पर्सपेक्टिव से आओगे। आप अपनी आदत बनाओ इस 1.5 घंटे के अंदर कोई टेंशन लेके क्लास में नहीं आना। सही है, मोबाइलों को साइड पे रख के आना। अल्लाह हाफिज। कल होती है मुलाकात। अगेन टाइमिंग क्या है? 11 बज के 5 मिनट तक, 5 मिनट का ग्रेस पीरियड, 11:05 में मैं एक्जैक्टली स्टार्ट कर लूंगा टॉपिक।